नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, बिहार एसएससी की सर्वश्रेष्ठ तैयारी के लिए हम लोगों ने जो पहली पुस्तक को चुना है, वो आरबीडी पब्लिकेशन की पुस्तक है, जो कि खान सर के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। इस पुस्तक में कुल 27 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को मैंने काफ़ी विस्तार से आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उन सेट्स को आप देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आज दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 को पूरे विस्तार से कवर करने वाले हैं। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे अधिक मुहरें प्राप्त हुई है, ये सैलखड़ी से बनी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और इसकी अनुमानित तिथि जो है 2500 से 1750 के मध्य मानी जाती है। और चूंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे वाले क्षेत्र में विकसित हुई, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, ये पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जो थे दोस्तों, काशी के इक्ष्वाकु वंश के शासक अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ का जन्म जो हुआ था दोस्तों 872 ईस्वी में हुआ था। 872 ईसा पूर्व में वाराणसी में हुआ था। और इनके पिता अश्वसेन नाम के इक्ष्वाकु वंश के जो है राजा थे। ठीक है। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार पटेल को। भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है क्योंकि बिस्मार्क में विशाल जर्मनी के एकीकरण में और शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ठीक सरदार पटेल ने भी भारत में अलग अलग लगभग 550 रियासतों को इकट्ठा करके भारत के निर्माण में योगदान दिया था। इसलिए जो है भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है, क्योंकि जो भूमिका बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में निभाई थी, ठीक वही भूमिका सरदार पटेल की थी भारत के एकीकरण में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो ये था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो था ये नील की खेती से था। यह आंदोलन तीन कठिया पद्धति जो होती है दोस्तों, यह 3/20 भाग होता है। ठीक है। तो इसमें इतना भाग लगान के रूप में ले लिया जाता था, तो इसी के विरोध में किया गया था 3 कठिया पद्धति के। महात्मा गांधी वहां पर जो है राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए हुए थे चंपारण। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था यह, जो कि पूर्णतः सफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों के भारत में स्थापित किए गए थे? निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर थे जो कि अंग्रेजों भारत में स्थापित किए गए थे? तो ये था दोस्तों बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। प्रेसिडेंट से शहरों में अंग्रेज का सीधा शासन होता था।
मुंबई, बंगाल, मद्रास जो थे, ये ब्रिटिश भारत में प्रेसिडेंसी शहर थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 17वीं शताब्दी में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस हब के रूप में स्थापित किया गया था। और बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत का एक उपनिवेशी क्षेत्र था जो कि अविभाजित बंगाल से बना हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दोस्तों 1639 ईस्वी में 1639 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना किया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह जो है किस शहर में हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था मेरठ शहर में। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ में शुरू हुआ था। यह एक तरह से सिपाही विद्रोह था। इसका प्रमुख कारण था ब्रिटिशों के द्वारा प्रयोग में लाने वाला ग्रीस कारतूस। और इस जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसका नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह के द्वारा किया गया था। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय जो था 1857 में दोस्तों लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। तो इसके कार्यकाल में, यानी कि जो इसका कार्यकाल रहा था 1856 से लेकर के 1862 तक का कार्यकाल था इसका, लॉर्ड कैनिंग का। तो गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1858 में, 1858 का। इसके अनुसार गवर्नर ऑफ जो जनरल इंडिया था उसी को वायसराय घोषित किया गया था। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो फ्रांस में जो आतंक का राज्य है ये रॉबस्पियर के काल को कहा जाता है। रॉबस्पियर के शासनकाल को आतंक का राजकाल कहा जाता था। रॉबस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति बनाई थी और इसने कुलीन, पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। और कोई भी दोषी पाया जाता था तो उसका सर कलम कर दिया जाता था। मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई थी और महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, तो इसलिए जो है रॉबस्पियर के काल को जो है आतंक का राज्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो इस समय जो था दोस्तों माओ जेडोंग जो थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख थे। माओ जेडोंग चीनी क्रांतिकारी और राजनीतिक और साम्यवादी दल के नेता थे। इनके नेतृत्व में चीन की क्रांति सफल हुई थी। यह संसार के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में गिने जाते हैं। माओ जेडोंग जो है चीन के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इसके बारे में ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्र ध्वज का प्रारूप जो है भारत की संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। हमारा राष्ट्र ध्वज जो है 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों से बना हुआ है। इसके बीच में नीले रंग का एक चक्र है और इस चक्र से यह सुशोभित है। इसकी अभिकल्पना जो है, मतलब इसके डिजाइनर जो थे राष्ट्रीय ध्वज के, पिंगली वेंकैया थे। ठीक है दोस्तों, और बाकी 3 क्षैतिज पट्टियां हैं इसमें समान लंबाई की, ये भी आप ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो है ये पहले से हमारे संविधान में नहीं थे। इसे जो है बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये पूछा जा रहा है प्रश्न में कि कब जोड़ा गया था, किस संशोधन के तहत? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके 42वें प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, इन तीन नए शब्दों को जोड़ा गया। 42वें संशोधन को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के तहत बनाया गया था। ऐसा प्रश्न आता है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ये किया गया था और इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है 42वें संशोधन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिया गया है फ्रांस से। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर जो महाभियोग चलेगा, ये सभी जो है अमेरिका से लिया गया है। और विधि द्वारा जो स्थापित शासन है दोस्तों, स्थापित शासन की प्रक्रिया, इसे जापान से लिया गया है। तो अलग अलग देश से जो है अलग अलग चीजों को हमारे संविधान में अच्छी चीजों को ग्रहण किया गया है। तो इन सब को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है? तो 8वीं अनुसूची में जो है अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्रदान नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इसमें कुल 22 भाषाएं दी गई है। ठीक है। और सन 1992 ईस्वी में 1992 में कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को इस अनुसूची में जोड़ा गया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो है नमक कह सकते हैं। नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 2003 में इसके बाद जोड़ा गया दोस्तों बोडो, डोगरी और मैथिली भाषा को, और साथ ही संथाली को भी। तो इस तरह से भाषा बढ़ते बढ़ते जो है 22 हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था 1976 में। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो इसमें से जो दोस्तों तमिलनाडु है, तमिलनाडु में एक विधानमंडल है। वर्तमान समय में भारत में कुल 6 राज्य हैं जहां पे द्विसदनीय विधानमंडल है। इसमें आता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर आता है अपना बिहार। तो ये 6 राज्य हो गए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, जिसमें कि द्विसदनीय विधानमंडल मौजूद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है दोस्तों, ये होती है 250 सदस्य। ठीक है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु अगर पूछ ली जाए तो 30 वर्ष जो है राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? तो ये बनी 1992 में संवैधानिक। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 1992 में मिली थी। पीवी नरसिम्हा राव का सरकार था इस समय, और इसी के द्वारा यह संवैधानिक व्यवस्था लागू की गई थी। भारत में पंचायती राज प्रथम बार जो है 2 अक्टूबर, याद रखिएगा इस डेट को, 1959, 2 अक्टूबर 1959 में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। ये सबसे पहला इवेंट था जहां पंचायती राज लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत में 1993 में हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1993 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ थे। रंगनाथ जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों। यह वैधानिक संस्था यानी कि बॉडी है, वैधानिक बॉडी है, और यह सदन के अधिनियम के बाद ही बनी है। इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। तो ये जो है दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक पानी दे, तो इसको जो है हम लोग मानते हैं कि सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार ये सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। इसमें कहा जाता है कि कोई भी जल प्रणाली जो कि मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति 15 सेवा कनेक्शन 15 सेवा कनेक्शन या फिर 25 आदमियों के लिए 60 दिन से अधिक का 60 दिन से अधिक के लिए करती है, तो यह इस परिभाषा में बैठती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो नेपच्यून के अलावा जो है दोस्तों पृथ्वी जो है हमारी, इसे भी नीला ग्रह कहा जाता है। नेपच्यून के अलावा पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। पृथ्वी का लगभग 29% भाग जो है महाद्वीप और द्वीपों से युक्त भूमि है। 71% पानी के साथ जो है पृथ्वी अधिकांश ध्रुवीय क्षेत्र इसका बर्फ से ढका हुआ है, और पृथ्वी की बाहरी परत जो है कठोर हिस्सा में विभाजित है। तो पृथ्वी जो है इन बातों को पृथ्वी के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो इसमें जो दिया गया है बर्मिंघम और फ्रांस, ये वाला मेल सही नहीं है दोस्तों। ठीक है। बर्मिंघम जो है इंग्लैंड का एक शहर है। ओसाका जापान का एक शहर है। लंकाशायर जो है ये ब्रिटेन का है। ठीक है। सेलम जो है भारत का है। जापान छोटे बड़े द्वीपों का एक देश है जो कि एशिया महाद्वीप पर स्थित है।
जापान की राजधानी टोक्यो है तथा मुद्रा येन है। ठीक इसी तरह लंकाशायर जो है दोस्तों, ये ब्रिटेन का एक शहर है जो कि ब्रिटेन के उत्तर पश्चिम में स्थित है। सेलम जो है भारत के तमिलनाडु राज्य का शहर है। तो इस तरह से बर्मिंघम जो है फ्रांस नहीं होगा दोस्तों, इंग्लैंड होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है वो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्रस्वेदन। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है उसे प्रस्वेदन कहते हैं। इसके कारण ही पृथ्वी पर वर्षा होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई जो है दोस्तों, ये संबंधित है पेट्रोलियम से। और मुंबई हाई जो है यह अरब सागर में स्थित है। इसे 1976 में खोजा गया था। 1976 में मुंबई हाई को खोजा गया था। ठीक है। यह ओएनजीसी के अधीन है। तेल संचालन भारत के तेल और प्राकृतिक गैस निगम अर्थात ओएनजीसी के द्वारा चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है दोस्तों, ये भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह अफ्रीका और एशिया के बीच की सीमा को विभाजित करती है। यह और दक्षिण अटलांटिक और दक्षिणी भारतीय महासागरों से बचते हुए और अरब सागर से लंदन की यात्रा दूरी को कम करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है दोस्तों, यह बनी हुई है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना में स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। तेलंगाना में यह स्थित है, जो कि 1966 में निर्मित की गई थी। 1966 में इसका निर्माण हुआ था। यह एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? तो मयूराक्षी परियोजना जो है यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर बनी है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह जो है पश्चिम बंगाल की एक जल विद्युत व सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों आकेसिया। ओकेसिया जो है वनस्पति विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। महोगनी, रोजवुड और आयरनवुड जो है वनस्पति जितनी भी है ये विषुवत रेखीय वनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसे बागान जहां पर बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है रोपण खेती के रूप में। रोपण कृषि जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली खेती है। यह व्यावसायिक कृषि का ही एक रूप है जहां फसलों को लाभ के लिए ही कृषि कार्य की जाती है। रोपण कृषि हमारे देश की कृषि को उच्च उत्पादकता और रोजगार के साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी विशेष योगदान देता है। तो रोपण कृषि जो है दोस्तों अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो ये जो है दोस्तों मक्का का
अपना भारत सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। मक्के का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भारत है। भारत में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बिहार में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या जो है चीन की है, इसके बाद भारत और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात सीएसओ का मुख्य कार्य क्या है? तो सीएसओ जो होता है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य होता है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। और सीएसओ द्वारा ही थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। इन बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी हुई है? तो इस पे बनी हुई समिति जो है तारापुर समिति है। भारत में पूंजी खाते में परिवर्तन के लिए तारापुर समिति बनी है। यह बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एसएस तारापुर की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसे 1996 में कुछ निश्चित दशाओं की पूर्ति पर क्रमिक ढंग से पूंजी खाते में परिवर्तन करने की सिफारिश का उल्लेख किया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा जो है कोटा मंडल नहीं है। कोटा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, यह पश्चिम मध्य रेलवे का हिस्सा है। और इसका निर्माण जो है दोस्तों 1 अप्रैल 1952 को किया गया था। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, वह कौन सा है? तो वह द्वीप है दोस्तों गालापेगोस द्वीप। गालापेगोस द्वीप जो है, इसी पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। गालापेगोस द्वीपीय क्षेत्रों में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि के पश्चिम तट पर लगभग 600 मील की दूरी पर स्थित है। इस द्वीप की राजधानी प्यूर्टो बैकेरिजो मुरेनो है। ठीक है, काफी टेढ़ा सा नाम है दोस्तों, प्यूर्टो बैकेरिजो मुरेनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है ग्राहकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना और उन्हें जागरूक बनाना। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अलावा भारत में दोस्तों 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको भी साथ में आप ध्यान में रखिएगा। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो इसमें जो है बैल की पूजा की जाती है। पोला त्योहार में बैलों का श्रृंगार करके उसकी पूजा की जाती है। यह त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है और इस दिन बैल दौड़ का भी आयोजन किया जाता है, जिसे कर्नाटक में कंबाला कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तो ये प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों कायांतरण। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों के द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। वह जनन जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, ऐसा जनन जो है अलैंगिक जनन कहलाता है। इसको भी आप साथ में ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो ये होता है दोस्तों राइबोसोम में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो हड्डी और पेशी को जोड़ने का काम करता है कंडरा। ठीक है। हड्डी हड्डी को दोस्तों जोड़ता है लिगामेंट, और हड्डी और पेशी को जोड़ने का काम टेंडन करता है। टेंडन को ही कंडरा बोलते हैं। कंडरा हड्डी और पेशी को जोड़ता है। पेशी एक अस्थि से निकलती है जो कि उसकी मूल बिंदु कहलाती है, तथा दूसरी अस्थि पर कंडरा द्वारा लगती है जो उसकी चेष्टा बिंदु कहलाती है। कुछ पेशियां ऐसी भी हैं जो कि कला वितान में लगती है। दोनों के बीच में लगे लंबे मांस सूत्र रहते हैं जिसकी संख्या बीच के भाग में अधिक होती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव पित्त अर्थात बाइल जो होता है, जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति जो होती है दोस्तों, ये क्षारीय होती है। पित्त रस प्रकृति में क्षारीय होता है। इसमें जैविक नमक होता है जिसे पित्त नमक के रूप में भी जाना जाता है। पित्त के रस में पित्त लवण होते हैं जैसे कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ये छोटी आंत में बड़े वसा वाले ग्लोब्यूलस को छोटी आंत में तोड़ देते हैं ताकि अग्न्याशय एंजाइम जो है आसानी से उन पर कार्य कर सके। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? तो रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या जो दी थी, ये विलियम हार्वे ने दी थी। विलियम हार्वे जो है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त के पूर्ण परिसंचरण को पहचानने और इस विचार का समर्थन करने के लिए प्रयोग और तर्क प्रदान करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी पे मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां कितनी होती है? तो इसमें जो है दोस्तों, कुल हड्डियों की संख्या 22 होती है अगर मध्य कान की हड्डी को हटा दें। मानव की जो खोपड़ी होती है, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक कपाल है जिसमें कि हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, और दूसरा जो है दोस्तों, ये चेहरा है। चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या जो है 14 होती है, और कपाल में जो है 8 प्लेट नुमा हड्डी होती है। तो इस तरह से हड्डियों की कुल संख्या जो हो जाती है, ये 22 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो आपातकाल का हार्मोन है दोस्तों एड्रेनिलीन। एड्रेनिलीन हार्मोन जो है अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला के साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में स्रावित होता है। इसलिए इस हार्मोन को जो है आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह त्वरित प्रक्रिया की शुरुआत करता है, जिससे व्यक्ति को तनाव से लड़ने और सोचने समझने में मदद मिलती है। ये काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगला प्रश्न है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो ट्रिपल एंटीजन जो है यह बचाता है हमें काली खांसी, टेटनेस और डिप्थीरिया से। डीपीटी जो होता है दोस्तों, डीपीटी, ये संयोजित टीकों की एक श्रेणी को संदर्भित करता है जो मनुष्यों को होने वाले 3 संक्रामक रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है, जिसमें आता है डिप्थीरिया, टेटनेस और काली खांसी। काली खांसी को दोस्तों पर्टुसिस भी बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न है, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी कौन सी है? तो वो गैस है दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट एक ऐसा द्रव है जिसका कोई रंग नहीं होता। बहुत ही कम तापमान में यह उबलने लगता है और यह काफी ज्वलनशील भी होता है। हवा के संपर्क में आते ही यह जलने लगता है। इसकी गंध बहुत तेज होती है। भोपाल गैस दुर्घटना भी जो है इसी गैस के कारण हुई थी। बाकी अमोनिया जो है दोस्तों, अमोनिया गैस हवा से हल्की होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है हवा से भारी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इन बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो इसमें से जो क्यूबिक मीटर है यह मौलिक इकाई नहीं है। 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े तथा 1 मीटर ऊंचे घन का आयतन 1 घन मीटर होता है। आयतन की एसआई इकाई क्यूबिक मीटर होती है। लंबाई की मौलिक इकाई मीटर है और भार की जो मौलिक इकाई होती है वो किलोग्राम होती है। इसी तरह तापमान की मौलिक इकाई केल्विन होती है। इन चीजों को आपको याद होना चाहिए। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? तो इसमें से वेग जो है यह सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। अन्य जो है इसमें द्रव्यमान, समय और लंबाई यह सभी अदिश राशि है जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? तो इसमें से एक रेलगाड़ी का जो जड़त्व है यह सबसे अधिकतम होगा। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो यह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है और यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है जब तक कि कोई बाह्य बल इसको अपनी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए विवश न कर दे। जैसे एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में 9 के बराबर परिवर्तन होगा। क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है, इसका जड़त्व अधिक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व जो है ठेला गाड़ी से अधिक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा? तो कार्य का फॉर्मूला आपको पता होगा दोस्तों। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन होता है। तो यहाँ पर 60 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और विस्थापन 10 मीटर हो रहा है। ठीक है, 60 न्यूटन का बल और 10 मीटर का विस्थापन, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 600 जूल। तो यही किया गया कार्य होगा। तो 600 जूल हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। तो वाहन को रोकने के लिए यातायात संकेतों में लाल रंग का उपयोग करने का मुख्य कारण होता है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और यह कम से कम बिखरा हुआ है। तो यह सबसे लंबी दूरी की यात्रा कर सकता है और बारिश, धुंध और कोहरे के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जल का क्वथनांक होता है।
फ़ारेनहाइट जो है एक थर्मोडायनामिक तापमान पैमाना होता है, जहाँ पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 फ़ारेनहाइट और हिमांक बिंदु जो होता है 32 फ़ारेनहाइट होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे वर्णपट्टी कहा जाता है। विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहते हैं क्योंकि वर्णपट्टी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले ऑप्टिक्स में किया गया था, जहां इंद्रधनुष के रंगों में अनगिनत विविधताएं देखी गई। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस तरह से प्राप्त रंगों का जो समूह का आवरण होता है उसे पटल या वर्णक्रम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है, इसमें धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एक वैद्युत धारा है जो समय समय पर दिशा को उलटती है और प्रत्यक्ष परिमाण के विपरीत समय के साथ लगातार अपनी परिमाण को बदलती है, जो केवल एक दिशा में बहती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पल्सर क्या होते हैं? पल्सर, तो पल्सर जो होते हैं दोस्तों, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं को पल्सर कहा जाता है। पल्सर एक अत्यधिक चुंबकीय घूर्णन वाला कॉम्पैक्ट तारा होता है जो अपने चुंबकीय ध्रुव से बाहर विद्युत चुंबकीय विकिरण के किरणों को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो कैथोड किरण ट्यूब जो है टेलीविजन सेट का भाग होता है। कैथोड रे ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक फॉस्फोर सेट स्क्रीन पर चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए बीम को जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो ये बताया गया था दोस्तों बोर के द्वारा। नील्स बोर, जो कि 1913 ईस्वी में यह बताए थे कि एक परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक के अंदर ही होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं, जैसे कि सूर्य के चारों तरफ जो है ग्रह घूमते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? तो इसमें जो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाला जो है यह सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखा रहा है। जैसे जैसे हम एक आवर्त में चलते हैं तो नाभिक आवेश बढ़ता है और परमाणु का आकार घटता है और इसलिए आयनिक ऊर्जा भी जो है बढ़ने लगती है। एल्युमिनियम में से इलेक्ट्रॉन 3p कक्ष में से निकलेगा, जबकि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्ष 3s से निकलेगा। क्योंकि एक स्थिर कक्ष में जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है, इसलिए मैग्नीशियम की आयनिक ऊर्जा अधिक होगी एल्युमिनियम की और सिलिकॉन से। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों का साझा तत्व क्या है? तो सभी अम्लों का जो साझा तत्व है यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो कि सभी अम्लों का साझा तत्व होता है। यह एक जैसे धर्म है, मतलब इसमें कोई गंध, स्वाद और रंग नहीं होता है। यह सबसे हल्का तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है। अगला प्रश्न है, सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया करने के लिए एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है दोस्तों शून्य क्रम के।
उदाहरण के लिए उत्प्रेरक सतह जो सोना या मोलिब्डेनम अणुओं का कवर किया जाता है और उत्पाद के गठन के समय भी इसकी एकाग्रता बनी हुई रहती है। इस प्रकार यह शून्य क्रम प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण है तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। ग्लूकोज या श्वसन कार्य का ऑक्सीकरण गर्मी ऊर्जा की एक विशाल मात्रा का उत्पादन करता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसी तरह ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी गर्मी यानी कि ऊर्जा पैदा करता है और इसलिए हम ग्लूकोज के लिए एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया के रूप में मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? तो ये उपयुक्त सभी होते हैं। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मिश्र धातु में किसके सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिनसन्स प्रक्रिया कहलाती है? तो इसमें अगर चांदी की मात्रा को बढ़ाते हैं, चांदी के सापेक्ष अनुपात को, तो यह प्रक्रिया जो है पैटिनसन्स प्रक्रिया कहलाती है। पैटिनसन्स प्रक्रिया जो है पैटिनसन्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। एक प्रक्रिया में शीशे में से चांदी को निकाला जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। परमाणु ऊर्जा के निर्माण में वर्तमान समय में यूरेनियम धातु का खनिज का उपयोग होता है। यूरेनाइट तथा पिंच ब्लाइंड में यूरेनियम के ऑक्साइड की मात्रा 69 से लेकर के 91% तक होती है और यूरेनियम के प्रमुख खनिज है पिंच ब्लेंड तथा यूरेनाइट। ठीक है दोस्तों, और इसी का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं परमाणु ऊर्जा को पैदा करने में। कोयला जो है यह एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जो कि ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट जो है दोस्तों ये बिहार, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कॉपर जो है यह भौतिक तत्व है जिसका उपयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है रक्त। ल्यूकेमिया आपके रक्त और अस्थि मज्जा में पाया जाने वाला एक प्रकार का कैंसर है और यह असामान्य सफेद रक्त कोशिकाओं के तेजी से उत्पादन के कारण होता है। ये असामान्य श्वेत रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने में सक्षम नहीं है और लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स के उत्पादन के लिए अस्थि मज्जा की क्षमता को छीन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ये जो है दोस्तों ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। सुपरसोनिक विमान ओजोन मंडल को क्षति पहुंचाता है। पृथ्वी के वायुमंडल पर जो परतें पाई जाती है वो सबसे पहले पाई जाती है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर पाई जाती है मेसोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। ये सबसे बाहर पाया जाता है, सबसे नीचे पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होती है? तो हर चरण में ऊर्जा जो होती है घटती है। 10% सिद्धांत के अनुसार जो है 10% का सिद्धांत के अनुसार जो है खाद्य श्रृंखला के हर चरण में कुल कुल पिछले चरण के ऊर्जा का 10% हिस्सा अगले चरण में जाता है, जिस हिसाब से 4 से 5 चरण के बाद ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसलिए खाद्य श्रृंखला कम चरणों की होती है
और हर चरण पर जो है ऊर्जा घटती रहती है। इसको ध्यान में रखिएगा। और इस वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों लिंडेमान, जिसने ये 10% का नियम दिया था ना, लिंडेमान का नियम कहते हैं इसको। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की आर्थिक समृद्धि किसके विकास पर आधारित है? तो बिहार की आर्थिक समृद्धि जो ये कृषि के विकास पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। तो बिहार के अधिकांश भाग हैं कछारी मिट्टी से आच्छादित। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने एक नई वित्तीय योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत जो है राज्य में 1 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। मुंबई में मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे, इनकी अध्यक्षता में कैबिनेट में की जो बैठक हुई थी, इसमें नमो शेतकारी महासम्मान योजना को मंजूरी दिया गया। यह राशि केंद्र सरकार के द्वारा जो पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दिया जा रहा है 6,000 है, उसके अतिरिक्त है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो ये है उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे जो है हमारे रेलवे का शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने डीजल इंजनों के नाम शहीदों के नाम पर रखे हैं। रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट के माध्यम से वीडियो और तस्वीर शेयर करके इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में लिखा गया कि भारतीय रेलवे देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को सलाम करता है और उसमें से एक इंजन पर 26/11 जो हुआ था हमला, 26/11, इसमें शहीद हुए मेजर संदीप उन्नी कृष्णन का नाम लिखा गया है, ये दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो केंद्रीय भाषा संस्थान जो है दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, इसकी स्थापना भारत सरकार की भाषा नीति का विकास और उसे कार्यान्वित करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जी अर्थात गुरुत्वाकर्षण का मान आर अर्थात त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो जी का मान जो न्यूनतम होगा दोस्तों, ये भूमध्य रेखा पर होगा। जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है, यानी भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है। जी का मान सर्वाधिक पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। ध्रुव पर जो है जी का मान अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर जो है जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान ऐसे जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, स्क्वायर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान जो है सती प्रथा का प्रतिषेध हुआ था। भारत में जो व्याप्त सती प्रथा थी, इसको खत्म करने का श्रेय ब्रिटिश वायसराय विलियम बेंटिक को जाता है। इन्होंने 1829 ईस्वी में 1829 में 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो राजा राम मोहन राय हैं,
इन्होंने भी सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक करने का काम किया था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? तो ये खिलाड़ी हैं केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन हैं। इन्होंने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था। विलियमसन को यह पुरस्कार पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जो है उनके हाथ से मिला था। ठीक है, और ये न्यूजीलैंड के कप्तान हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो ये पोखरण जो है दोस्तों राजस्थान में है, जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है। भारत ने अपने दोनों परमाणु कार्यक्रम, पहला 1974 में और दूसरा जिसके कारण भारत न्यूक्लियर पावर बन गया 1999 में, पोखरण में ही किया था। तो ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों, पहला जो है 1974 में हुआ था और दूसरा जो है 1999 में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, ये बताना है। तो गया में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। स्वराज पार्टी जो है पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, यह 1923 में हुई थी। 1 जनवरी 1923 को देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिल करके की थी। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में लड़ी गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है दोस्तों, ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना सदाशिव राव भाऊ के बीच में। 14 जनवरी 1761 था। डेट के साथ अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं। 14 जनवरी 1761 को वर्तमान में पानीपत के मैदान में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में हरियाणा में है। इस युद्ध में दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। अगला प्रश्न है, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो ये था दोस्तों 56वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1987 में। तो 56वां संविधान संशोधन जो 1987 में हुआ था, भारत सरकार के केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव के गोवा जिले में शामिल क्षेत्र को गोवा राज्य के रूप में तथा उसी केंद्र शासित प्रदेश के दमन व दीव में शामिल क्षेत्र को दमन व दीव नामक एक नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन का प्रस्ताव किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत किस स्थान पर था? 94 रैंक था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को 107 देशों में 94वां स्थान मिला था, और भारत जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पैमाने में 27.2 के स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में रखा गया था। और 2021 में दोस्तों 101 रैंक आया था, और अभी जो है 107वां रैंक है इसका, ये भी ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस हर साल जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है और पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1966 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 का थीम जो है दोस्तों, मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता और डिजिटल विभाजन को कम करना विषय पर है। ठीक है, तो थीम भी पूछ ली जाती है आपसे। अगला प्रश्न है, किस देश को जोगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उत्तरी कोरिया को। नॉर्थ कोरिया जोगियों का देश कहलाता है, इसे हर्मिट किंगडम भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, डैश को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? तो ये रखा गया था दोस्तों 22 अप्रैल 2016 को। 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौते को न्यूयॉर्क में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था और पेरिस समझौता जो है जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह समझौता वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन के दौरान 196 देशों के बीच में हुआ था। 12 दिसंबर को पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ये बताना है। तो इसमें से जो तमसा नदी है दोस्तों, तमसा नदी ये ब्रह्मपुत्र के सहायक नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। सुवनसिरी, तीस्ता, दिबांग, ये सभी जो है बराक, लोहित, तोरसा आदि ब्रह्मपुत्र की उपनदियां हैं। यह नदी जो है दोस्तों तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क की संसद का नाम है फॉकेटिंग। डेनमार्क की संसद का नाम फॉकेटिंग है। डेनमार्क जो है यूरोप में है और इसकी राजधानी जो है दोस्तों कोपेनहेगन है। तो राज्य राजधानी, देश और राजधानी जो है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी चर्चा में है उसको याद रखना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पेरिस में। 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में निर्धारित है और 2028 का जो ओलंपिक होगा यह अमेरिका में होगा। तो इस क्वेश्चन के साथ ही दोस्तों हमने जीके और साइंस के सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अपने दोस्तों में, अपने एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपकी अगर कोई राय है तो हमेशा आपका वेलकम है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।